अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान, जो एक सॉफ्टवेयर वाले हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और सॉफ्टवेयर के मुतालिक बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और इसके मुतालिक की बात होगी। तो सबसे पहले इनको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते एटलीस्ट वो लोग भी जान सके आपके बारे में। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान परवेज है। मेरा ताल्लुक रहीमिया खान शहर के अंदर एक तहसील है जो कि लियाकतपुर है। वहाँ पे मैं होता हूँ फिजिकली, और वैसे डिजिटली आप लोगों के साथ जिस तरह फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी हूँ। तो जो भी कनेक्ट करना चाहिए मुझसे, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा तारुफ ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी से है, और आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मेरा जो है ना वो ताल्लुक है। और जो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रोग्राम बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो ज़्यादातर डॉट नेट रही है 12 साल। लेकिन उसके अलावा क्योंकि आजकल एआई का दौर है, तो पाइथन करीबन 4 साल से अब हमारे उसके अंदर इंक्लूड हो गई है। उसके अलावा जो है काम के अलावा मैं इस टाइम पे रेहान अल्लाह वाला और आप लोगों के साथ जो कनेक्टेड हूँ, वो मोस्टली हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं यही पाइथन, जिसको सीखा है मैंने 4 साल पहले। अब मैं वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ कि वो भी सीखें और जल्दी सीख के इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करें। जिस तरह हम टूल्स यूज करते हैं, चैट जीपीटी और कॉल एनी और इस तरह की जो बाकी टूल्स हम डाले यूज करते हैं, तो हमें बनाने भी आने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए जो थोड़ी बहुत तकदो जारी है, या इसे कह लें डिजिटल तबलीग जारी है। और माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ कंप्लीट पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। और बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ है। तो ये एक छोटा सा तारुफ है मेरा। सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया। तो सर, मुझे ये बताएं कि आपने अपने नाम के साथ ही सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट लगा दी है। क्या इस नाम के साथ लगाने से क्या इंसान की पहचान होती है? क्यों आपने लगाया हुआ अपने नाम पे? एक्चुअली कभी भी जब आप अपना तारुफ कराते हैं, जिस तरह अब मैंने बोल के तारुफ कराया सारा का सारा, अगर मैं कहीं मीटिंग में हूँ या फिर किसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और वो सिर्फ आए और देखे नाम के साथ उसने पहचान कर दी हो, तो रिजवान के साथ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट लिखा हुआ है, सीधा सीधा उसको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। तो ये जो मुझे तारुफ बताना पड़ा है, वो उसको बताने से पहले भी कुछ आइडिया ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। और बेसिकली जब आप अपने नाम के साथ कुछ लगा लेते हो, तो फिर आपको उसको प्रूव करना होता है, आपको उसके लिए तफदो करनी पड़ती है। तो वो नाम के साथ जो है ना ये सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट लगाने की कैसे यही मकसद है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि नाम के साथ लगाने से ये होता है कि इंसान एक पहचाना जाता है कि इंटरव्यू देने से पहले इंसान पहचान जाता है कि किस कैटेगरी का एक बंदा है, प्रोफेशनल क्या है इस बंदे का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने सॉफ्टवेयर फील्ड ही क्यों चूज की? इसकी क्या वजह है? ऐसे में जिस टाइम पे मैंने सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट फील्ड चूज की, उस टाइम पे एमबीए बड़ा इन डिमांड था। इन डिमांड था, मार्केटिंग बड़ी इन डिमांड थी, अभी भी इन डिमांड है, लेकिन दरमियान में इसका स्कोप चला गया था। तो जिस टाइम पे हम एंटर कर रहे थे, तो मार्केटिंग डाइंग फेज में थी। जिस तरह कोविड आया था ना, तो सब चीजें बंद हो गई थी और लोगों को समझ नहीं आती थी क्या करें, तो आईटी का बूम आ गया था। इसी तरह 2009 के अंदर भी रिसेशन आई थी यूएस के अंदर, तो मार्केटिंग बड़ी डाउन चली गई थी। एमबीए उस टाइम पे इतने ज्यादा हो गए थे कि जॉब हंट करना मुश्किल होता जा रहा था। अब उसके अलावा कोई ना कोई फील्ड ऐसी चूज करनी चाहिए थी मुझे, जो कि जिसके अंदर जॉब सीकिंग आसान हो। ठीक है। तो आईटी वैसे भी कंप्यूटर देख देख के घर में कंप्यूटर 2001 में आ गया था, और उसको इस्तेमाल करना भी उसी टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा भी फिल्म में देखना कि यार ये टेक्नोलॉजी होती है। उसके अलावा एक ड्रामा था चाचा चौधरी, तो वो कहते थे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। तो एक वो भी एक कहते ना माइंड में बात किया, कंप्यूटर भी कोई चीज होती है जो कि बहुत फास्ट काम करती है। तो इस तरह की चीजें इन्होंने ना करियर में हेल्प की, करियर चूजिंग में मुझे हेल्प की। अब जब 2009 आया और जब मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे कॉलेज की लाइफ से आप ये स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूट्यूब पे हेल्प अवेलेबल नहीं थी। लोग इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं थे पाकिस्तान के अंदर
कि वो आपको स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल के ऊपर पढ़ा सकें, ठीक है। तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी इसी एक मेन एरिया थी जहाँ पे जाके आप कुछ सीख सकते थे। 2010 की या 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब स्टार्ट करना था तो आईटी का कोर्स जो मेरा किन सिटी है भावलपुर, वहाँ से बीएस आईटी के अंदर जो ना वो ऑफर होता था, और उनका पायनियर एक बैच निकल चुका था, मतलब 2006 में स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, तो 2010 में उनका एक पहला बैच निकल रहा था, और हमें नजर आ रहा था कि वहाँ पे जॉब बड़ी इजीली अवेलेबल है। तो ये मेन फोकस था कि एक अच्छी जॉब भी मिल जाए, एक मजे का प्रोफेशन मिल जाए, ये ना हो कि कुछ लड़के जिस तरह से हमारे साथ जो थे उन्होंने एमबीबीएस चूज किया, डॉक्टर बनने के का वो ख्वाब रखते थे। तो अब हर किसी का वो डॉक्टर बनना ख्वाब नहीं होता। मुझे ऑलरेडी क्या नाम है इंजेक्शन लगाना और इस तरह की चीजें आती थी, मैंने मैट्रिक के बाद ही ये सीख लिया था। तो मुझे लगा कि यार मेरा डॉक्टर के अंदर ना इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और करना है। अब 9 में फिर मैंने डिग्री स्टार्ट की, जब डिग्री स्टार्ट की वो उसमें मज़ा आने लग पड़ा। फर्स्ट सेमेस्टर से ही एल्गोरिदम अच्छे थे, तो वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप ना स्टेप बाय स्टेप लर्न करते जाते हो। 2014 में हमने डिग्री कंप्लीट की। यूनिवर्सिटी में वैसे भी लोग ना काफ़ी टाइम ज़ाया कर लेते हैं, और हम भी क्योंकि पाकिस्तानी और हम भी उनके साथ ही वो भेड़-चाल में थे, तो मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया भी किया यूनिवर्सिटी में। जो घूम फिर के किसी तरीके से फिर 14 में जब हमने उस टाइम पे इंटर्नशिप मिलना बहुत आसान थी। पेड इंटर्नशिप 8-9 हज़ार की आराम से मिल जाती थी। 8-9 हज़ार मतलब आज के समझ लें कोई 50-60 हज़ार की जो इंटर्नशिप थी, उस टाइम पे आराम से मिल जाती थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता था कि क्या क्या चीज़ है सॉफ्टवेयर। तो फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल फील्ड में एंटर हुए, तो फिर बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी एरिया में एंटर किया। मैंने डेवलपमेंट में एंटर किया, डेवलपमेंट में भी बैकएंड डेवलपमेंट में एंटर किया। थोड़ी सी मुश्किल होती है, खुश्क होती है ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट से, लेकिन वो मुझे क्योंकि मेरी बेसिक्स अच्छी थी, एल्गोरिथम मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े अच्छे थे, तो इसलिए फिर बैकएंड डेवलपमेंट में काम स्टार्ट किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर 8-10 साल अब तो काम कर लिए। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब दुआएं देते हैं उन लोगों को जिन्होंने हेल्प की इसमें, और खुद भी अपने आप को भी कहते हैं कि अच्छा ही काम किया, ना कि हमने कोई ऐसी फील्ड चूज कर ली जिसका बाद में स्कोप नहीं था, और बाद में हमें टेंशन हुई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सॉफ्टवेयर कंसल्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड थी वो अच्छी थी, और इसी वजह से फिर वो स्टार्ट हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप थे, वो खुद ही एक अल्लाह ताला ने पाथवे बनाया हुआ था मेरे लिए, तो वो खुद ब खुद ही मुझे उसके अंदर मेच्योरनेस मिलती गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सर मुझे ये बताएं कि अभी आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में? तकरीबन मुझे डेवलपमेंट करते हुए प्रोफेशनली जब से मैं पैसे ले रहा हूँ तब से तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं मुझे। 12-13 साल। आप तो माशाल्लाह आप बड़े प्रोफेशनल किस्म के हो गए डेवलपर। मुझे ये बताएं कि एक नया जो बंदा इस फील्ड में आता है उसके लिए क्या मुश्किल होता है इस फील्ड में आना? अब इस टाइम पे अगर किसी ने डेवलपर बनना है तो मेरे हिसाब से वो इतना ही आसान है जितना किसी दुकान पे जाके ये कोई मिस्त्री बनना या कोई मैकेनिक बनना, इतना ही आसान है, ठीक है। देखो उसके ऊपर भी जाके आप किसी बच्चे को भेजो ना, लाइक हमारी सिटीज में लोगों के पास अभी भी इतनी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो वो अपने बच्चों को इस तरह की दुकानों पे खड़ा कर देते हैं, और वो एक उस्ताद होता है जो उनको ये चीजें सिखाता रहता है, और उनकी मदद से वो ये चीजें सीख जाते हैं, मैकेनिक बनना सीख जाते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, लिटरली स्पीकिंग। अब इससे भी शायद ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि उसके लिए तो किसी के पास जाना पड़ता है, अब किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। अब आपके उस्ताद आपके मोबाइल फोन के अंदर है, ठीक है, और वो ना बिल्कुल। आपकी बेइज्जती करते हैं ना आपका टाइम जाया करते हैं। एक पाथवे है, जितना उसको आप टाइम देंगे उसके हिसाब से स्किल बस एक चूज करनी है आपने, और उसके ऊपर फोकस होके 2 साल लगा देने हैं आपने उसके अंदर। 2 साल के अंदर आप अर्निंग करते हुए भी आपको शायद 1.5 साल हो चुका होगा, तो 6 महीने का आपका लर्निंग फेज है। फिर आपका 6 महीने आप समझ लें कि एक इंटर्नशिप फेज है जो कि पेड भी हो सकती है अगर आपने 6 महीने अच्छा पढ़ा हुआ है। और फिर 1 साल जो पहला होगा वो आपका एक गुड जॉब कह लें कि उसके ऊपर स्विचिंग का फेज है। तो 2 साल में आप एक अच्छी जॉब गेन कर सकते हैं जो कि 1+ या 150+ तक आपको ले जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सर जैसे हमने देखा है कि वेबसाइट डेवलपर होते हैं, वो लोग पहले एचटीएमएल सीखते हैं, अभी सीएसएस सीखते हैं, उसके बाद भी जावा स्क्रिप्ट सीखते हैं। क्या आप मुझे बताएं उसमें भी हमें कोर्स याद करने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग में? क्या इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी कोर्स वगैरह प्रोग्रामिंग में याद करने पड़ते हैं? अच्छा एहसन, मैं एक दफ़ा पहले रेक्टिफिकेशन कर दूं, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ठीक है। तो वो फ्रंट एंड है ठीक। और एक बैक एंड होती है, दो चीजें होती हैं, फ्रंट एंड होता है एक बैक एंड होती है। फ्रंट एंड वो चीजें होती है जो सामने नजर आती हैं, ठीक है।
वेबसाइट है तो उसके ऊपर जो आपको शक्ल नजर आ रही होती है वेबसाइट की, वो आपका फ्रंट एंड होता है। कोई मोबाइल की एप्लीकेशन है या मोबाइल के अंदर जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा होता है उसका फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस भी होती हैं और बैक एंड की लैंग्वेजेस भी होती हैं, ठीक है। तो आप जो पूछ रहे हो कि आपको जिस तरह कोड याद करना पड़ता है, फ्रंट एंड में तो शायद थोड़ा बहुत रटा होता है, लेकिन बैक एंड में टोटली आपका टेक्निकल स्किल्स होती है। आपके पास जो लॉजिकल स्किल्स होती है ना, वही होती हैं जो आपने याद करनी होती हैं। जो आप दूसरी बात याद करने की कह रहे हैं, सॉरी, आपके जहन में होनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स, लेकिन जो आप याद करने की कह रहे हैं वो होता है सिंटैक्स, ठीक है। एचटीएमएल और सीएसएस के जो आप लिखते हैं वो सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स इवन फ्रंट एंड में भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप अगर कह रहे हैं कि याद करने की जरूरत है तो ये गलत है। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो ये याद करने वाली चीजें नहीं है। इसको आप लिख भी सकते हो, आप इसको लिखवा भी सकते हो चैट जीपीटी से। अब तो आपको जो पता होना चाहिए ना, सिर्फ कोर लॉजिक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको कोर लॉजिक्स याद है या पता है तो वो ही सिर्फ आपकी मेन मेन चीज है। आपको कोई भी चीज मुंह जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है या आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स है, आपके पास चैट जीपीटी है या कुछ भी ऐसा ऐसी चीजें जहाँ से आप लिखवा सकते हैं, यू डोंट नीड टू इवन टेक टेंशन अबाउट दीज थिंग्स। अब तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत मेच्योर होती जा रही है। अब हम पहला लेवल अबूर कर चुके हैं, फ्रॉम कोडिंग टू लो कोड तक हम पहुंच चुके हैं। कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स हल्की फुल्की पता हो, लॉजिक सॉरी टेक्निकल लॉजिक्स अगर हल्की फुल्की पता है तो आप नो कोड कर लो, लो कोड कर लो। आपको कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिखेंगे उर्दू जुबान, जिस तरह से आप बोल रहे हैं इस तरह से उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो चैट जीपीटी से या किसी भी जगह से। उसी को पकड़ के उसको कमेंट में लिख दो कि यार ये मुझे बना के दे दो, तो वो खुद ही लिख के दे देगा। अब सिर्फ वहां पे हमें एक हल्का फुल्का इशू आता है कि आपको लॉजिक्स पता होनी चाहिए जिससे आप उसको सही कर सको कोड को, ठीक है। क्योंकि मशीन है, मशीन को उस तरह आप गलत कमांड दे रहे हो या आप उससे जो जनरेट करा रहे हो सकता है मशीन के पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो सही लिख के दे। तो जो आपने लिखवाया हुआ है उसको सिर्फ रेक्टिफाई करने के लिए आपको नीड रह रही है, लॉजिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। याद करने की कोई जहमत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो लॉजिकल स्किल्स गेन करने कि ये किस तरह से होता है उसको बार बार करके जब आप देखेंगे तो वो उस तरह से आती है, रट्टे से कुछ नहीं है। आई थिंक आप माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया। जैसे आपने बताया कि चैट जीपीटी से हम है ना अपने प्रोग्राम बना सकते हैं, तो सर मुझे ये बताइए कि क्या वाकई चैट जीपीटी इस काबिल है कि हम जैसे उससे कमांड जो भी हम दे वो हमारा सॉफ्टवेयर आस्ता आस्ता बनाने लग जाए, प्रोग्रामिंग उसकी करने लग जाए। अगर एक नए बंदे को उसकी लॉजिक भी इतनी ना पता हो, क्या चैट जीपीटी इस काबिल है कि वो बना सकता है एक मुझे सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा बनाने से? अभी। एआई डिवाइन जो ना वो कब आया है, ये अभी तकरीबन कोई महीना हुआ है जब से मैं इसको सुन रहा हूँ। तो अब तो ये इतना ही इजी हो गया जितना कोई असिस्टेंट, आपने एक असिस्टेंट फ्री में रख लिया हो कि जो आपको सॉफ्टवेयर बना के देगा। तो एआई डिवाइन भी आ गया, चैट जीपीटी से भी ऊपर का कोर एक आ गया जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही है, ठीक है। वो एक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर। है जो आपको आपकी कमांड्स लेके ही सॉफ्टवेयर बनाने में आपकी हेल्प करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, फ्रॉम टेकिंग द requirements, then creating something and then deploying it। डिप्लॉइंग का मतलब होता है किसी जगह पर उसको होस्ट करना। आपने पहले सॉफ्टवेयर बनाना होता है, फिर उसको किसी ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे सारे उसको देख सके, ठीक है। अगर मैं आसान लफ्जों में इसको कहूँ, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, और हमारी फील्ड के अंदर उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो अब ये सारा काम जो है ना वो एआई डिवाइन करके दे रही है। अभी तक उसके वो सॉफ्टवेयर असिस्टेंट अच्छा बन चुका है, ठीक है। वो डेवलपर नहीं है, ठीक है। वो आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए एक टूल बना दी गई है। इसी तरह चैट जीपीटी है, वो आपको हेल्प करने के लिए बना दिया गया। आप चैट जीपीटी से उसकी हेल्प लेके चीजें लिखवा सकते हैं, उसको बना सकते हैं। आपको बाकी हल्का फुल्का लॉजिकल आइडिया होना चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं है ना आपको, तो आपको आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वो हल्का फुल्का आइडिया है, आप इतने लॉजिकल हैं कि ये किस तरह से होना है, तो वो अब वो जरा मसला नहीं रह गई कि ये बनना कैसे है, ठीक है। तो लिखना इतना मुश्किल नहीं रह गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सर मुझे ये बताइए कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में कितना टाइम लग जाता है? मैं इसको ना पार्ट्स बाय पार्ट्स ना डिवाइड करता हूँ। अब ऐसे सबसे पहली चीज होती है रिक्वायरमेंट गैदर करना, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर जो है ना, उस हर किसी सॉफ्टवेयर की एक रिक्वायरमेंट होती है ना। लाइक एक सॉफ्टवेयर है वो जिससे आप जाके दुकान से खरीदारी करते हैं तो आपको एक रिसीप्ट बना के दे देता है कि ये आपने खरीदारी की है और इसके इतने पैसे बने, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। प्लेन जो एरोप्लेन चल रहा है उसके अंदर जो सिस्टम सारा का सारा चल रहा है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
आपकी वॉशिंग मशीन, इवन के जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आईओटीज के ऊपर। तो हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल है आपकी हार्डवेयर के ऊपर, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लॉजिकल कोई ना कैपेसिटी होती है उसकी, कि कितनी दफ़ा कितने लॉजिक्स उसने सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात की? अब जिस तरह जी फेसबुक हाँ। है, फेसबुक का लॉजिक हम ना ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले लॉगिन के ऊपर जाएंगे, पहले आप बल्कि सबसे पहले आप साइन अप करेंगे उसको। साइन अप मतलब एक साइन नया अकाउंट बनाएंगे, तो वो भी एक लॉजिक है। फिर उसके बाद आपने उसको लॉगिन करना है, वो भी एक लॉजिक है। फिर उसके बाद अगर आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपने उसको रीसेट करना है, वो भी एक लॉजिक है। फिर आप उसके होम पेज पे चले गए जहाँ पे आपका प्रोफाइल सारा का सारा नजर आ रहा होता है, तस्वीर नजर आ रही होती है, बाकी लोगों का आईडी नजर आ रहा होता है, वो भी एक लॉजिक है, वो भी किसी तरीके से आ रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह हर सॉफ्टवेयर की लॉजिक की क्या नाम है, एक लॉजिक का वो साइज होता है कि कितनी लॉजिक्स इस सॉफ्टवेयर में यूज हुई हुई है। तो आपने पूछे कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम डिपेंड करता है उस लॉजिक्स के ऊपर जो वो सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर जो वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं लॉजिक्स इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली इसको कहना प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम जो उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं लॉजिक्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो जितना प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है उसके हिसाब से टाइम लगता है। सबसे पहला जो काम ही होता है किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो उसकी बीआरडी क्रिएट करना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कि जो बिजनेस है या कोई उसका काम है, वो उसकी रिक्वायरमेंट देखना कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको लिखना, उसको फिर डिफाइन करना कि वो कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो कैसे कर सकते हैं। उनके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर एक तरीका कार नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। जिस तरह हमारे बोलने के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इस तरह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को समझाने में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि उसके फ्रंट एंड को समझाने के अंदर कंप्यूटर को हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो उसके बैक एंड को समझाने में उसको हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि दोनों काम कर लेती हैं और मोबाइल को जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसको भी बना के दे देती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब जो सेकंड हमारा स्टेप है, हमने लैंग्वेज चूज करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। अगर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको जो हार्ड टू अंडरस्टैंड है लेकिन पावरफुल है। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड है लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जो कि पावरफुल भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, जिस तरह पाइथन है। पाइथन एक्चुअली अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, उसके सिंटैक्स को, तो वो इजी टू सी है, इजी टू रीड है। ठीक है, बोलने और समझने के लिए वो आसान है, वो जो पाइथन है। ठीक है, तो वो देखने में भी आसान है और उसका जो काम है करने का वो भी बहुत ज्यादा जैगेंटिक है कि वो बहुत ज्यादा काम आराम से कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर पावर इतनी है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज जिस तरह आप समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम सबको समझ में आती है, उसकी इतनी कैपेसिटी कि सबको समझ में आ रही है ना, मतलब एक बहुत बड़े क्राउड को वो आप एड्रेस कर सकते हो उसके साथ, और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। अब ऑन द सेकंड हैंड अब जर्मन देख लें, जर्मन हार्ड टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है, लेकिन उस एरिया के अंदर पैसे बहुत है। सेम इसी तरह से हम वापसी आते हैं अपनी बात के ऊपर कि हमारे पास सेकंड स्टेप होता है लैंग्वेज को काबू करना, कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपने ये बनाना है। हमारे पास पहला काम क्या था, बीआरडी, जो कि रिक्वायरमेंट लेना, फिर सेकंड है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना कि किस में बनाना है। दोनों चीजें हो गई, उसके बाद बनाना है हमने, फिर उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं किस तरह से बना सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं कि किस तरह आपने इसको डिजाइन करना है। एल्गोरिदम लिखते हैं आपके, उसको ये होगा तो ये करना है तो ये करना पड़ेगा आपको, उसके राउट्स डिफाइन करने होते हैं, पाथ तरीकाकार डिफाइन करना होता है कि लॉगिन अगर हमने करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पीछे जो उसका कोड लिखना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आपने डिफाइन करना होता है। जब आपने वो कर लिया, फिर उसके बाद आपने इसकी टेस्टिंग करनी होती है कि जो मैंने आया बनाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जब वो भी कर दिया आपने, उसके बाद आपका फर्स्ट फेज होता है कि आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, आपने उसको क्लाइंट को देना होता है। फिर क्लाइंट साइड की टेस्टिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, क्लाइंट जब टेस्ट कर लेता है, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, जिसको अल्फा बोलते हैं, जिसको या फिर एमवीपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो सवाल किया था कि कितना टाइम लगता है, तो आप इसके हिसाब से कि आपने क्या काम करना है उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक लॉगिन का पेज बनाना है और आगे अपनी वेबसाइट शो कर देनी है जिसके ऊपर आपकी शक्ल लगी है और आपके क्लाइंट्स का नाम लिखा हो,
तो वो बहुत कम टाइम लेगा। अगर आपने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आपका पहले पोर्टफोलियो आए, फिर क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो आए, फिर उनके पास वो क्या काम करते हैं उसका उसकी बारे में मालूमात हो, और जो आप कर रहे हैं वो भी आप ऑटोमेट कर दो, तो उसका ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर को पहले डिज़ाइन जो आपका होता है या फिर की रिक्वायरमेंट होती है उसको ब्रेक डाउन करके उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा। आई थिंक माय आंसर इज कंप्लीट नाउ। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है कि उसको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। सर मुझे ये बताया कि इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या बड़े-बड़े सिस्टम लगाने पड़ते हैं या छोटे सिस्टम में भी हम इन सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं? अच्छा, अब ऐसे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो फ्रंट एंड के ऊपर काम, तो अभी क्रोम बुक्स जिस तरह ओएलपीपी आई थिंक वो है, जो लैपटॉप्स दे रहे हैं, क्रोम बुक्स दे रहे हैं 11-12 13,000 की आई थिंक वो दे रहे हैं रियान वाला वाला साहब भी। तो वो क्रोम बुक्स के ऊपर भी फ्रंट एंड तो आप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर एक आपने इंटरप्रेटर करना है और उसके अंदर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का ट्रैवर्स करना है, तो आपको फ्रंट एंड का काम तो वो भी करके दे देगी। अगर आपने बैकएंड के ऊपर जाना है तो बैकएंड की जो सस्ती से सस्ती मशीन है जो मैं मार्केट में अब देख रहा हूँ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, तो वो अगर आप 45,000 तक की मशीन ले रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है कि आपको 2 साल वो तंग नहीं करेगी और आप उसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आपका सवाल ये है कि डेवलपमेंट कितनी हैवी मशीन पे कर सकते हो, तो वो मैंने उसका आंसर किया। फिर सेकंड फेज इसका क्या था, डिप्लॉय करना है आपको, जिस तरह मैंने बताया कि पहले आपने बनाना होता है, फिर उसके बाद आपने किसी ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। तो आप अपनी मशीन पे रखोगे तो सिर्फ आपके लिए एक्सेसिबल है। इवन आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे तो कभी इंटरनेट बंद हो गया या कोई और इशू आ गया तो वो क्लाइंट के पास नहीं जा सकेगा। तो आपने किसी ऐसी मशीन पे रखना होता है जो 24 घंटे अप एंड रनिंग में हो। तो सबसे सस्ती मशीन जो है वो आई थिंक 8,000 रुपए की आपको जो है ना वो होस्टिंग मिल जाती है, जो पर मंथ आप पे करें और 8,000 के ऊपर आप पूरी दुनिया को अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। तो बड़ी मशीन से मुराद अगर उसका साइज कहें तो साइज तो ऐसे इस तरह ही है कि पहले एक दौर था जिस टाइम पे मेरे कमरे जितना, या आप समझ लें कि 12 बाई 12 के कंप्यूटर्स थे, फिर हम अब लैपटॉप्स और मोबाइल फोन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो मोबाइल फोन भी एज ए सर्वर काम कर लेता है। अच्छा, आपको मजे की एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने किसी सर्वर के ऊपर बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर को डालना होता है, तो अगर आप जगह के हिसाब से करें तो मोबाइल फोन भी एक सर्वर की तरह काम कर लेता है, ठीक है? तो अपने सर्वर के ऊपर स्पेस कैरी करनी है, वो जितनी आपको पैसे देंगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट के वो कितनी जल्दी काम करके देगा, ये सारी चीजें उसके ऊपर पैसों के ऊपर डिपेंड करती हैं। आई थिंक द आंसर इज कंप्लीट। अगर कुछ और इसमें रहेगी तो मुझसे पूछ लो। अ, ठीक आपने बताया। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल है या आसान है? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं। अच्छा, ऐसे देखो, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आसान हो, ठीक है? सो के उठना भी बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? ऐसे ही है ना। और किसी के लिए सुबह सो के उठना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, और किसी के लिए ये काम बड़ा आसान होता है सुबह फजर पढ़ने के लिए, जिसने अपने माइंड में अलार्म फिट किया हुआ है कि यार मैंने सुबह उठना है, उनको विदाउट किसी अलार्म की नीड के भी वो उठ जाते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कुछ करना है तो आपके लिए बहुत आसान काम है। आपको इवन अच्छा, एक चीज इसमें है कि थोड़ा सा शुरू में ना मुश्किल होती है, शुरू में आपका थोड़ा हाथ पैर फूलते हैं। जैसे वही आपकी बात जो आपको मैंने कही कि सुबह उठने के अंदर भी ये रूटीन जो सेट करनी होती है उसमें भी आपको शुरू में मुश्किल होती है। एक दफा आपने शुरू कर दिया ना सुबह उठना, फिर आपके लिए रूटीन हो जाती है। वो आपकी रूटीन के अंदर वो जब काम आते हैं तो वो आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी ऐसी है, शुरू में वो आपको ना बड़ा मुश्किल लगेगा, ये कोड करना है, हाथ हिलाने हैं, समझना है, ये वो। एक दफा आपने वो कर लिया, एक दफा आपको रिजल्ट मिल गया, आपके लिए ना वो इंजॉइंग हो जाता है। यकीन करें, आपको खाना खाने में जिस तरह मजा आता है ना, ये भी एक ऐसी कंप्लीटनेस है। आपको लिख के कोड जब रन होता है ना, आपको उतनी ही खुशी होती है जिसमें आपको अच्छा खाना मिल जाए तो आपको खुशी होती है। और ये फैक्चुअल है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जिस तरह आपको फूड लवर को अच्छा खाना मिल जाती है, जैसे खुशी होती है ना यार कि यार माशाल्लाह मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, ऐसे ही खुशी होती है जिस टाइम पे आपका कोड रन हो और आप देखेंगे यार ये तो वही काम हो गया जो मैं चाह रहा था। बिल्कुल वैसी ही खुशी आपको मिलेगी और हर दफा मिलेगी। तो अगर किसी ने खुश होना है और हर 2 मिनट बाद खुश होना है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखे, मैं तो ये कहूंगा। तो ये आसान है, बहुत आसान है। कुछ टाइम के लिए मुश्किल स्टार्ट में आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद ये बहुत आसान होगा आपके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि
जब कोई चीज हमारे सामने बन के आती है तो हमें बड़ी खुशी खुद होती है। तो फ्रंट एंड की सर डेवलपर हो तो तुम्हें ये चीज आइडिया होगी, तुम कोई चीज डिप को इधर उधर कर रहे हो और अगर ना हो जी तो तुम्हारे लिए बड़ा वो हो जाता है कि यार क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना तुम्हारे अंदर एक अलग ही खुशी होती है कि यार मैंने ये काम कर लिया, दिस इज व्हाट आई हैव मेड। ये ऐसे इज़वान भाई मुझे ये बताइए कि सॉफ्टवेयर डेवलपर एक बिगनर कैसे प्रोफेशनल में कितना टाइम लगता है, एक बिगनर को एक प्रोफेशनल में आने में? अच्छा, अब ना इसको ना हम मैं रिफ्रेश करता हूँ इस क्वेश्चन को कि मैं कुछ देर पहले एक वो इवेंट में गया और मैं पहले वैसे इस बात को पहले भी जानता था, लेकिन एग्जैक्टली जो आंसर था ना वो मुझे उस दिन मिला। तो वो एक औरत थी, वो बता रही थी कि मैथ को अगर आप किसी को मैथ नहीं आती ना, एक बंदा है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती या उसको जमा तफरीक करना भी नहीं आता, और उसने वहां से शुरू करके एक ऐसा बंदा बनना है जो कि मास्टर हो दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको मैथ आती हो, ठीक है। वहां तक पहुंचने के लिए ना एक 10,000 घंटे मतलब नहीं 16,000 घंटे थे, उतने घंटे उसको सिर्फ वो मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ना है, ठीक है। अगर वो उतने 1000 घंटे मैथ प्रैक्टिस करता रहे ना तो वो दुनिया में सबसे बड़ा मास्टर बन जाएगा उसका। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। ठीक है। जी जी। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सीखने के लिए भी ना कुछ घंटे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर आपने फ्रंट एंड सीखनी है, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो उसके घंटे होंगे आई थिंक 6 महीने को, अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कितना बनता है, 6 महीने के अंदर होंगे 3 6 3 18 180 दिन, 180 दिन के अंदर 8 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं। 180 को जरूर दे दो 8 के साथ, ठीक है, तो तकरीबन कोई 1000 एक घंटा बनता है। तो 1000 घंटे के अंदर आपका एक फ्रंट एंड का डेवलपर है ना, वो मास्टर बन सकते हो आप उसके, ठीक है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा आपको आती है। समझ में आ गई है? इसका ये मतलब नहीं कि सबसे सबसे बड़े चीते ही आप हो गए, लेकिन आप उसको जिस जिस हद तक वो स्किल है ना वो आप अबूर कर चुके होंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए इतने घंटे हैं, बैक एंड थोड़ी सी आपको मैंने पहले बता दी थी खुश होती है, उसमें लॉजिक्स ज्यादा होती है। फ्रंट एंड के अंदर थोड़ी सी लिखने लिखाने वाला काम ज्यादा होता है, और आपको एक दफा आपने पढ़ लिया और आपने लिख लिया तो आपके लिए ज्यादा इजी रहता है, लेकिन बैकएंड के लिए थॉरली लॉजिक्स होती है, हर काम के अंदर लॉजिक हो रही होगी यूज। अगर आप थोड़े से टेक्निकल हुए, आपको एल्गोरिथम लिखना आ गया और आपको वो बनाना आ गया, तो आप जो उसके हिसाब से ट्रेवर्स करना है। अब बैकएंड के लिए मैं कह रहा हूँ इस काम को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि मतलब 3000 घंटे बना लें अपने, कि इतनी देर में आप मास्टर बन जाएंगे। आपने मास्टर तो बनना ही नहीं है। बिल्कुल। किसी ने तो तुमने या किसी भी दुनिया के बंदे ने ऐसा कभी सोचा हो कि यार मैंने इस चीज को इतना ही कर लेना कि मैं मास्टर बन जाऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे आती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हाफिज, एक जो रामजीत पढ़ते हैं जो हाफिज होते हैं, कभी किसी हाफिज ने ये कहा है कि मैंने सबसे बड़ा मास्टर बनना है, कि सिर्फ मुझे रामजीत फर आता हूँ मैं 2 मिनट में पढ़ लूँ सारा सारा काम? नहीं ना। हम सिर्फ उतना ही टाइम उस पर इन्वेस्ट करते हैं जितना उसको जुबानी याद करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही है ना, हर बच्चा जाता है उसको उतने घंटे देता है दिन के कि मैं इसको जुबानी याद कर लूँ। कुछ का हादसा तेज होता है, कुछ उसको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, किसी का हादसा स्लो होता है लेकिन वो फिर भी याद कर लेते हैं। हम अपने छोटे बच्चों को इसलिए डालते हैं ताकि वो जल्दी सीख जाए, उनकी मेमोरी पावर तेज होती है। लेकिन अगर आप उतने घंटे हर बंदा दे तो उसको हिफ्ज करने के लिए मुश्किल नहीं आएगी, कर वो लेगा, किसी न किसी एक्सटेंट तक वो कर लेगा। तो आपने किसी न किसी एक्सटेंट तक ये प्रोग्रामिंग को लेना है, अपना सीखना है। आप बाकी पैसे वाला जब बंदा बन जाओगे आहिस्ता आहिस्ता ये आपको आती रहेगी। जब मैं यहाँ से गया, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई, मुझे इंटर्नशिप मिली। इंटर्नशिप के फौरन बाद जो ना मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई, मुझे वापस आना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मेरा 6 महीने का गैप हो गया। अब 6 महीने के बाद जब मैं दोबारा वापसी प्रोग्रामिंग के अंदर दोबारा वापस गया, लाहौर के अंदर मुझे जॉब करी हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, और चीजें मुझे आई थिंक बहुत लेट समझ में आई। लाइक 6 महीने में जो आना था वो मुझे साल में काम समझ में आया, लेकिन क्योंकि मैं करता रहा 12 साल में। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे किसी एक्सटेंट तक प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि मैं जब करता रहूंगा वो काम तो मैं मास्टर बन जाऊंगा। आपने मास्टर बनना बनना है या नहीं बनना ये आप पे डिपेंड करता है। आपने सिर्फ कुछ घंटे लगा के उसको सीखना है। तो ये आंसर ये है, आपने कुछ घंटे इन्वेस्ट करके उसको सीखना है। आप सीख लेंगे तो आपको आ जाएगी। टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल। फ्रंट एंड 6 महीने रख लो, बैक एंड के लिए 1 साल रख लो, ये भी मोर देन इनफ। मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें आप सीख भी चुके होंगे अगर आपने एक लफ्ज है माजरत के साथ, लेकिन तमीज से अगर आपने सीखा होगा ना तो वो 6 महीने और साल के अंदर आपको आ जाती है। तमीज का मतलब ये कि आपने 8 घंटे कंप्लीट काम करना है, और ये नहीं कि आप दही भी लेने जा रहे हो उस टाइम में,
आप अपने बाकी घर के काम भी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यार मुझे ये आ नहीं रही, ऐसा नहीं होता। तो काम को फोकस के साथ करना होता है। डेवलपमेंट और इस तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर आपको फोकस बहुत रिक्वायर्ड होता है। आपने अपने काम के टाइम के ऊपर सिर्फ काम करना होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। इजवान साहब, मुझे ये बताइए कि कोई भी हम नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बनाने से पहले क्या हम उसका स्ट्रक्चर कॉपी में लिखते हैं या हम आस्ता आस्ता खुद ही बनाते रहते हैं उसमें, देखो, या पहले लिखना पड़ता बीआरडी है? बीआरडी जो है ना, वो फर्स्ट बीआरडी की रिक्वायरमेंट क्या है वो लिखना चाहिए, कॉपी में नहीं। अब तो सॉफ्ट कॉपी आ गई है, ठीक है, हमें कॉपियां लेने जी, की जरूरत ही नहीं रही। मुझे लास्ट टाइम कॉपी खुद यूज किए तो बच्चों के लिए तो अभी फिलहाल अभी भी ले रहे हैं हम। मुझे लास्ट टाइम पे खुद कॉपी लिए को जमाना हो चुका है, मैंने कभी देखी भी नहीं है अब अपने लिए। वो कभी कभी होता है कि स्टिकी नोट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं स्टिकी नोट्स पे लिख देता हूँ, छोटी छोटी जो पेपर होते हैं। तो वो इसलिए बिल्कुल। क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है। अगर हमारी शुरू से ही आदत ना बनी होती कॉपियों वाली तो शायद वो भी जरूरत ना होती है। मोबाइल के ऊपर ही, और बाहर के लोग मोबाइल पे यूज करते हैं, स्टिकी नोट्स भी करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग अब मोबाइल के ऊपर ही नोट कर देते हैं। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा ऐसा। आपके पास नोट्स सॉफ्ट कॉपी पे आप रख सकते हो अपने। बिल्कुल। अ, इजरान साहब, मुझे ये बताइए कि जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में कैटेगरीज होती है, हर तरह की लोगो डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी कैटेगरीज होती है? ऐसे में इस बात का वैसे ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जी सॉफ्टवेयर के जी। अंदर भी हाँ जी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पहली दो कैटेगरीज हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जो फ्रंट एंड का डेवलपर है या बैक एंड का डेवलपर है, ठीक है। उसके अंदर भी अगर हम जाएं, फ्रंट एंड के अंदर आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ जाती है। फिर उसके अंदर भी हायर लेवल के ऊपर एंगुलर आ जाती है, रिएक्ट आ जाती है। इसके अलावा दो तीन जो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस है वो कर लें तो वो भी एक फील्ड है। अब हम बैक एंड के ऊपर आते हैं, तो बैक एंड के अंदर तो जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेजेस है, सबसे पहले उसके अंदर आती है जावा, जो कि बहुत सदियों से चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर है पाइथन, जो कि आजकल की जमाने की बहुत ज्यादा डिमांड है जिसकी। फिर एक ऐसी बुढ़ी लैंग्वेज है जिसको कहते हैं डॉट नेट, ठीक है, जो कि हमारे जैसे मतलब जो जिन्होंने 2010 या 7 में स्टार्ट किया था उनको वो आती है। वो उन उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, या तो वो जावा जावा में बने हुए हैं या फिर वो डॉट नेट पे बने हुए हैं। तो ये वाली दो जो फील्ड्स है ना, दो ये जो दो लैंग्वेजेस हैं वो इनके लिए हैं। तो आपने जो फील्ड्स पूछी है तो हर किसी के अंदर कैटेगरीज डिफाइंड है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज में जाना चाहते हो। और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी ने आज स्टार्ट करना है तो पाइथन स्टार्ट करे। फ्रंट एंड बिल्कुल। सीखे सबसे पहले, HTML CSS सीखे और जावास्क्रिप्ट सीखे, और इजी है, अब तो बहुत आसान हो गया है। मैं लिंक दे दूंगा आपको, मैं भी थोड़े दिन पहले भी हम उसके ऊपर ट्रेवल्स कर रहे थे। एक है W3 स्कूल, जिसके ऊपर जाके आप आसान लफ्जों में उसको पढ़ लोगे। नहीं तो इससे भी आसान कर देता हूँ आपके लिए, चैट जीपीटी के ऊपर जाएं, उसका वो माइक वाला ऑप्शन ऑन करें, उससे डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें। उससे भी, वो भी आपको बोल के नहीं दिल कर रहा पढ़ने को तो कॉल एंड डाउनलोड कर लो, उससे कहो कि मुझे सिखाते जाए, ठीक है। उसके अंदर उसे कहो कि मुझे HTML CSS बोल के बताता जाए, ठीक है। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो उसके अंदर ही चैट जीपीटी के अंदर ही कह दे कि इसको उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। बोल के कहे कि HTML CSS पढ़नी है और उर्दू में पढ़नी है, तो वो आपको उर्दू में पढ़ाना वन बाय वन। हर रोज का आप उसके पास जाओगे ना, आपका अकाउंट है उसके अंदर, वो आपको सेव करके रखता है डाटा, तो आप उससे आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में पढ़ना स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से महीना 1.5 महीना लगेगा आपको, तो फ्रंट एंड आपकी ग्रिप में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आप अपने नोट्स कैरी कर रहे हो, सॉफ्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उससे भी ऊपर जाना है तो आप उसकी फ्रंट एंड की भी कोई लैंग्वेज सीख सकते हो और बैक एंड की भी कोई लैंग्वेज सीख सकते हो। ऐसे ना आप स्टक है आई थिंक।
जॉन भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, ऐसा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो नेट हाँ जी, इशू। नो इश्यू, नो इश्यू। पाकिस्तान में हम जी जी, अक्सर ऐसा हो जाता है नहीं, तो पाकिस्तान में ज्यादा। ये लग्ज़री है इंटरनेट। मैंने ये चीज़ समझ ली कि यहाँ पाकिस्तान में इंटरनेट अच्छा होना हमारे पास एक लग्ज़री है और ये मुश्किल है कि हर किसी के पास ये लग्ज़री हो। जी, ऐसा सर रिजवान, मुझे ये बताइए कि जैसे मैं आपसे पूछा था कैटेगरीज के हिसाब से, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है मैक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं या इन्हीं के अंदर ही आते हैं बेसिकली बैकएंड और फ्रंट एंड हमेशा एप्लीकेशन? इकट्ठे चलते हैं, ठीक है? फ्रंट एंड और बैक एंड हमेशा इकट्ठे चलते हैं, सेपरेट। अलग-अलग नहीं हो सकते, ठीक है? सेपरेट बन सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इनको इकट्ठे ही चलाते हैं। अगर किसी के पास दिमाग होगा और ज़ुबान नहीं होगी या शक्ल नहीं होगी बोलने के लिए, तो वो बोल नहीं सकेगा, ठीक है? और अगर किसी के पास ज़ुबान होगी और दिमाग नहीं होगा बोलने के लिए और वो उसको जवाब नहीं दे सकेगा, तब भी वो काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास दोनों चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। ऐसे हम क्लोज़ करते हैं, आई थिंक इंटरनेट। मैंने कहा हम क्लोज़ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि आई हम डोंट इसे नो क्लोज़ कर सकें। व्हाई, बताइए इश्यूज क्यों हो रहे हैं? नो इश्यू, नो इश्यू। ऐसा हम दोबारा फिर कर लेंगे कभी सेशन। आई थिंक हमने काफ़ी 30 मिनट्स का तो राउंड कर लिए, तो नेक्स्ट फिर हम कभी दोबारा मिलते हैं। ठीक हो गया? जी जी, आपको आवाज क्लियर है? मेरी आ रही है? हाँ जी, जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है।